बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की जो प्रश्न बैंक है ना, उससे आपकी इकाई 10 जो है उसका अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, इसके हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। इसके पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें 2-3 वीडियो में बना चुकी हूँ, उसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं पिछली यूनिट की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है सोशल साइंस प्रश्न बैंक, उसमें जाके पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सारे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे ना तो हमारे 20 से 25 मार्क्स की जो तैयारी है ना, वो 20 से 25 मार्क्स की तैयारी हमारे 20 से 25 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज से पढ़ना इसके ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, वो एक भारत का राज्य है और भारत के हर राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है, विधानसभा होती है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी विधानसभा है, जिसके जो सदस्य होते हैं उनको हम वोट डालकर चुनते हैं, है ना। आपने देखा होगा एमएलए का चुनाव होता है, तो जो एमएलए लोग रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसका उत्तर है 230। ठीक है, 230 सदस्य है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। प्रश्न 2, राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसे है। ठीक है, तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको नामजद करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, देखो हमारा जो पार्लियामेंट होता है ना, संसद जो होता है उसकी वो किस किस से बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। तो जो राज्यसभा रहता है ना, राज्यसभा, लोकसभा और जो राष्ट्रपति जो रहता है ना, या प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा होती है ना, उसके जो सदस्य होते हैं उनको नामजद करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है, याद रखना है आपको। प्रश्न 3, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो जो राष्ट्रपति का जो पद होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसको कम से कम कितने साल का होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा मैंने आपको बताई थी, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा होती है उसका जो सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, प्रश्न 5 पे हम आते हैं, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो लोकसभा जो होती है ना, अभी मैंने आपको बताई थी लोकसभा होती है, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने सदस्य होते हैं, तो कितने 545 मेंबर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इसके लिए 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य के मुख्यमंत्री को अपॉइंट कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, अपॉइंट करता है, यानी कि उसको मतलब उसको ऑफिस की जो जिम्मेदारी होती है ना, सीएम के ऑफिस की, चीफ मिनिस्टर के जो ऑफिस की जिम्मेदारी कौन देता है, गवर्नर देता है या राज्यपाल देता है। सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सबसे बड़ा न्यायालय है। ठीक है, प्रश्न 9, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में भी आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, राज्य मंत्रिमंडल, देखो हमने देखा कि हर राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। ठीक है, विधानसभा में कौन जाते हैं, एमएलए लोग, जिनका हर साल चुनाव होता है। एमएलए को कौन वोट करता है, सबसे पहले विधानसभा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं विधानसभा। ठीक है, इसमें कौन जाता है, एमएलए, इनको कौन वोट करता है, हम। ठीक है, जो जनता होती है वो इनको वोट करती है। ठीक है, जो एमएलए जो जीतता है ना, वो विधानसभा में जाता है। अब विधानसभा में क्या होता है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी रहती है ना, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उस पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, तो उस पार्टी का जो नेता होता है, ठीक है, वो क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। एमएलए, जिसके पास सबसे ज़्यादा एमएलए होंगे उस पार्टी की सरकार बनेगी, और उस पार्टी का जो लीडर होगा, नेता होगा, वो एमएलए बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, अब वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो उसको जिम्मेदारियां कौन देगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा, तो उसका उत्तर है
राज्यपाल करता है। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, वित्तीय मामलों में राज्यसभा के द्वारा धन विधेयकों पर खालिस्तान के अंदर स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, जो वित्तीय मामले होते हैं यानी कि जो पैसों से संबंधित मामले होते हैं उसमें राजस्थान जो राज्यसभा होती है। ठीक है, देखो जब जब वित्तीय बिल आता है, ठीक है, तो वित्तीय बिल को पास करने के लिए आप अभी चिंता मत कीजिए। जब इस चैप्टर का जब ये वीडियो आएगा ना, आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी बहुत सारी चीज़ें। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में, एक एक डिटेल में ये सारे टॉपिक्स, वित्तीय बिल क्या होता है, वित्तीय मामले क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगी। विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखिए, जो वित्तीय मामले होते हैं, है ना, अगर वो राज्यसभा में आते हैं तो राज्यसभा को 14 दिन के अंतर्गत, ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर ये जो बिल होते हैं इनको मंजूरी देनी पड़ती है। ठीक है, संविधान में भारत को खालिस्तान कहा गया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है ना, राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। ठीक है, प्रश्न 13, पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। असत्य, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 5 साल में सरपंच की चुनाव होते होंगे, आपके गांव में भी आपने देखा होगा। ठीक है, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। खालिस्तान, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति करते हैं। देखो ज़्यादातर जो नियुक्तियां होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। हमारे देश में जब वो पूरे केंद्र की बात होती है तो राष्ट्रपति करते हैं, और जब राज्य की बात होती है तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो असत्य है ये। कानून का क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्रियान्वयन यानी कि कानून को पालन करवाने का जो काम रहता है वो कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका क्या होती है ये भी जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। लोकसभा को अल्प सदन कहा जाता है। असत्य, निम्न सदन कहा जाता है। निम्न यानी कि लोअर हाउस या छोटा सदन, है ना, ये कहा जाता है। प्रश्न 17, लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सत्य है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। प्रश्न 18, संघीय व्यवस्था में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ठीक है, सत्य, किंतु वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखो अभी हुआ क्या था कि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है हमारा, है ना, उसको क्या बना दिया गया था? उसको हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पहले हमारे पास कितने 29 राज्य थे भारत में। यार इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ आपको, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, पर कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अभी हुआ क्या था, पहले 2019 के पहले तक हमारे पास 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब देखो 29 राज्य में से एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ठीक है, इस जम्मू एंड कश्मीर था, और इसमें एक जम्मू एंड कश्मीर में एक हिस्सा था लद्दाख। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो जम्मू एंड कश्मीर थी उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया +1। ठीक है, और लद्दाख जो था उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का ही भाग था, और यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर को माइनस कर दिया गया। तो भारत में कितने राज्य बचे? 28 राज्य बचे, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो 9। ठीक है, ये बचा। अब देखो कितना हुआ? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, अब फिर हुआ क्या, तो एक केंद्र शासित प्रदेश और था। ठीक है, दादर और नगर हवेली, तो इसको जो एक और केंद्र शासित प्रदेश था, है ना, दमन एंड दीव, उसके साथ मिला दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर एंड नगर हवेली, दादर नगर हवेली। ठीक है, इसको क्या किया गया? 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना। अब एक और केंद्र शासित प्रदेश था दमन एंड दीव। ठीक है, दमन और दीव, तो इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इससे हमने कितने माइनस कर दिए? 9 माइनस कर दिए, और इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, और ये अब यहाँ पे कितने बचे? 7 बचे, और 7 और 1 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि भारत में किंतु वर्तमान में क्या 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, प्रश्न 19, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक है, फिर से इसे रिपीट हो गया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं वो करते हैं। ठीक है, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा में जो सदस्य रहते हैं वो करते हैं, और जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, चेयरमैन होता है, उसका चुनाव वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है लोकसभा और राज्यसभा में।
राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखो हर राज्य में क्या होता है, एक राज्यपाल होता है, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखना। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक है। देखो, और यही अगर हम बात करें कि जो केंद्र है ना, उसकी हमारा जो देश है उसकी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 545 है, ये हम फिर से पढ़ चुके, फिर से आ गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 230 है, ठीक है। मेजो कॉलम में जाते हैं हम। लोकसभा का सदस्य क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। संघ सूची, ठीक है। संघ सूची का आएगा द केंद्र सरकार। देखो 3 तरह की सूचियां होती है, ठीक है। तो जो संघ सूची होती है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है। इसको भी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। केंद्र सरकार का वास्तविक अध्यक्ष, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्र की सरकार होती है उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा में कितने सदस्य संख्या है? 250 है, ठीक है। और लोकसभा में कितनी है? 545 है, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 230 है। वित्तीय विधेयक का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम अगली इकाई 11 इकाई में आते हैं। प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, ठीक है, इसको करते हैं, फिर हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देंगे। पहला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका? चाइना का है। और भारत का कौन सा है? दूसरा, ठीक है। प्रश्न 2, आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? तो जो आतंकवादी जो रहते हैं ना, वो मतलब किन तरीकों से अपनी गतिविधियां, यानी अपनी जो काम रहता है वो करते हैं? वो किससे? हत्या और अपहरण करके, मतलब लोगों को आतंक फैलाकर काम करते हैं, ठीक है। प्रश्न 3, नशा मुक्ति के लिए महानिषेध अभियान किसने चलाया? महात्मा गांधी ने, ठीक है। महानिषेध, ठीक है, महानिषेध अभियान किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने, क्योंकि जो गांधी जी थे वो नशा, शराब, इन सब के सख्त खिलाफ थे। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब क्या, जो ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं है, क्या होता है, और जो पढ़ते भी हैं जो बच्चे, तो उनमें इतना कला कौशल नहीं होता है कि वो नौकरी करने लायक, उनमें कला कौशल नहीं होता है, ठीक है। तो व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि काम से संबंधित शिक्षा, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो ये काम से संबंधित शिक्षा होगी, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। अभी क्या करते हैं, हम सिर्फ बुक में पढ़ते हैं। व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी यानी कि व्यवसाय से संबंधित, जो कि उनको रोजगार कमाने में मदद भी करेगी, ठीक है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। प्रश्न 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत है? तो 73% साक्षरता है, ठीक है। हथियारों की दौड़ का संबंध है आतंकवाद से, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत है 2.4% है। कितना? 2.4, ठीक है। मैंने कहीं 2.3% भी पढ़ा है, पर आपको याद रखना 2.4 है काय का क्षेत्रफल का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना किसी और के साथ। भारत कृषक खालिस्तान माह तक बेरोजगार रहते हैं, 6 माह तक बेरोजगार रहते हैं। मतलब भारत का जो किसान है ना, वो 6 माह तक बेरोजगार रहता है। मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोह की हिंसा को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोह की हिंसा यानी कि जो वॉयलेंट बिहेवियर रहता है ना, मारपीट वाला, उसको क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। शिक्षा को आरंभ से ही नैतिक और खालिस्तान मूल्यों को जोड़ना चाहिए, ठीक है। शिक्षा को आरंभ से ही नैतिक और खालिस्तान मूल्यों को जोड़ना चाहिए। देखो शिक्षा जो है उसको नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे अच्छी चीज़ सीखेंगे स्कूलों में, ठीक है। प्रश्न 11, जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंकवाद खालिस्तान का उदाहरण है, सांप्रदायिक आतंकवाद का उदाहरण है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवाद की घटना होती है, ठीक है, वो किसका उदाहरण है, तो वो सांप्रदायिक आतंकवाद का उदाहरण है।
12, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ठीक है, सत्य बात है, प्रतिकूल असर यानी कि नेगेटिव असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। ठीक है, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। क्षेत्रवाद यानी कि अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी देना, उनको ज़्यादा ऊपर उठाना, तो ये क्या राष्ट्रीय एकता का, ये राष्ट्रीय एकता का उदाहरण है? गलत बात है बिल्कुल। इससे राष्ट्रीय एकता को और ज़्यादा खतरा पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि अगर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को पानी मिलेगा, बाकी दूसरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो ये गलत बात होगी ना। इससे बाकी जो हमारे देश के राज्य हैं उनको बुरा लगेगा। ठीक है, तो इससे राष्ट्रीय एकता तो मिलेगी नहीं, तो यह सत्य है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी होती है, सत्य है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट मैंने कल पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो जो हमारे संसाधन है उसमें कमी आती है। ठीक है, बेरोजगारी से लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल खतरा है लोकतंत्र को। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। कि इंटरनेट सूचना क्रांति का सर्वोत्तम उदाहरण है, सत्य है। इंटरनेट में सूचना प्राप्त करके, है ना, हमें सारी जानकारी पता चल जाती है, तो इससे लोगों के बीच में क्रांति आती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गलत जानकारी भी पता चल जाए, लेकिन ये बात सत्य है। ठीक है, 19वां, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, नशीले पदार्थों का प्रयोग, उसके व्यापार और ले जाने पर रोक, मद्य निषेध। ठीक है, को क्या कहते हैं? नशीले पदार्थ का प्रयोग और उसके व्यापार और ले जाने पर रोक को क्या कहते हैं? मद्य निषेध कहते हैं। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 16.04%। ठीक है, तो देखो हमने देखा था क्षेत्रफल कितना है भारत का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4, और जनसंख्या के हिसाब से 16.04% भारत में है जनसंख्या का। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.6 करोड़ है। ठीक है, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2021 में फिर से जनगणना होगी, कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई है। ठीक है, तो उसमें फिर अलग नया आंकड़ा आएगा। बेरोजगारी से क्या आशय है? बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। ठीक है, तो बेरोजगारी का क्या मतलब है? बेरोजगारी का मतलब यही है ना कि किसी व्यक्ति को काम चाहिए। ठीक है, काम चाहिए यानी कि जितनी मजदूरी की कीमत अभी चल रही है उतनी उस दर पे काम चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको क्या होता है? काम नहीं मिल पाता, तो इसको क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उसे ही जोड़ा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का आएगा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। दूसरा अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जिसको आतंकवादियों ने क्या किया था? उड़ा दिया था न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, कोणार्क में क्या है? सन टेम्पल है, बहुत फेमस सन टेम्पल है कोणार्क में। महिला साक्षरता, इसका आएगा 53। महिलाएं कितनी साक्षर? 53.7%। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे, तो गरीबी रेखा के नीचे भारत के कुल 26% लोग आते हैं। ठीक है, प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, ये क्या? प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बस 2-3 चैप्टर और बचे, उनके ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ लीजिए।